हम लोग भारत की भूभौतिकी पढ़ते समय देखे कि भारत का प्रायद्वीपीय भूखंड किस तरह अफ्रीका से अलग हुआ और आज किस तरह एशिया से हिमालय पर्वत द्वारा संबद्ध है। और इसी दौरान हम लोगों ने देखा कि भारत के विशेष रूप से प्रायद्वीपीय पठार पर विभिन्न फॉल्ट्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं और रिफ्ट हैं। आज आइए हम देखते हैं कि फॉल्ट्स, फ्रैक्चर जोन इन इंडिया एंड रिफ्ट वैलीज इन इंडिया, इनमें बुनियादी अंतर है, क्योंकि फॉल्ट का उदाहरण हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट पर्वत के संदर्भ में उदाहरण के साथ किए थे। अर्थात जब कोई एक भूखंड दूसरे सन्नद्ध भूखंड से कटकर फटकर नीचे धंस जाता है या ऊपर उठ जाता है, इसको फॉल्ट कहते हैं। और जब किसी भूखंड में विवर्तनिकी टकराव से या कंप्रेशनल या टेंशनल फोर्स से संपीड़नात्मक या तनावमूलक बल से दरारें बन जाती हैं, उसको फ्रैक्चर कहा जाता है। और उसी फ्रैक्चर का बड़ा रूप रिफ्ट वैली हो जाता है, भ्रंश घाटी, जिसका उदाहरण विश्व में सबसे गहरी और सबसे लंबी भ्रंश घाटी अफ्रीका की भ्रंश घाटी है। इस तरह से फॉल्ट, फ्रैक्चर और रिफ्ट में अंतर स्पष्ट करने के बाद भारत में फॉल्ट पश्चिमी घाट पर्वत, फ्रैक्चर हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, हर नदियाँ फ्रैक्चर में बहती हैं, और रिफ्ट नर्मदा और ताप्ती। इसका अर्थ होता है कि इस प्रायद्वीपीय पठार में प्राचीनतम फॉल्ट और फ्रैक्चर से लेकर नवीनतम तक हैं। अर्थात जब यह अफ्रीका से अलग हुआ था तब से पैलियो टेक्टोनिक फ्रैक्चर से लेकर आज हिमालय पर्वत में मालदा गैप में DHH दिल्ली हरिद्वार हर्षिल रिज के सहारे नियो टेक्टोनिक फॉल्ट और फ्रैक्चर हैं। आइए हम देखते हैं कि फॉल्ट की डिफिनीशन क्या होती है और ये बनते क्यों हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भारत में कहाँ कहाँ है, क्यों है, फिर इनका इम्पॉर्टेंस क्या है और इसमें रिवर वैलीज कैसे डेवलप होती हैं, उसी में कैसे कोयला का निक्षेप मिलता है और उसी नदी घाटी में गैलेरिया फॉरेस्ट विकसित हो जाते हैं और वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा भी मिलती है और वहाँ पर हाइडल एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा का भी विकास किया जाता है। और इस तरह से इन्हीं के किनारे विभिन्न उद्योग भी लगाए जाते हैं, विशेष रूप से कोयला पर आधारित, लोहे पर आधारित भारी उद्योग। परिणाम स्वरूप उसी के कारण नदियों में प्रदूषण भी होता है। अर्थात हम लोग इस समय एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है जियोफिजिक्स का या प्लेट टेक्टोनिक का, लेकिन इसका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से भी है, हमारे वर्तमान के पर्यावरण से भी है, प्रदूषण से भी है और उसके संरक्षण से भी है और भावी संसाधनों से भी है। इसलिए यह टॉपिक एक विशेष महत्व का है। हम लोगों ने फॉल्ट और फ्रैक्चर की परिभाषा अभी सीखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका कारण क्या है, ये कैसे बने। जब भारत का यह प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका से अलग हुआ और उत्तर की तरफ बढ़ा, उस समय से लेकर और आज तक इसमें विभिन्न मोड़दार पर्वत हैं, जिसका एक बोर्ड हम लोगों ने अलग से सीखा। अरावली पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, इस तरह से ये जितने मोड़दार पर्वत हैं और लेटेस्ट हिमालय की तीनों मेखलाएँ, ये सब के सब भूसन्नत से निकले हैं और भूसन्नतियों के दोनों किनारे निश्चित रूप से फॉल्ट्स होते ही हैं। इसलिए इन पर्वतों के किनारे फॉल्ट्स हैं। पहला फॉल्ट बनने का कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि जब यह प्रायद्वीपीय पठार उत्तर की तरफ द्रास के पास तिब्बत प्लेट से टकराया
तब इसमें एक कंप्रेशनल फोर्स संपीड़नात्मक बल लगा। उस संपीड़नात्मक बल के फलस्वरूप पूरा का पूरा पठार उत्तर की तरफ दबा, जिसके फलस्वरूप इस ठोस गोंडवाना लैंड के पार्ट प्रायद्वीपीय पठार में विभिन्न फ्रैक्चर हो गए और उन फ्रैक्चर और फॉल्ट में वहाँ की वनस्पतियाँ गिरकर दब गईं। बरसात के जल से उस पर अवसादीकरण हुआ और उस दबाव के फलस्वरूप उस सब के सब कोयला के रूप में परिणत हो गईं। और यही कारण है कि इनके माने इन फॉल्ट्स के ठीक ऊपर आज अवसाद के ऊपर नदियां हैं, लेकिन अवसाद के नीचे कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। इस तरह से फॉल्ट के बनने के यह दो प्रधान कारण हैं। अब आइए हम लोग इनका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण देखते हैं। इन भ्रंशों को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक प्राचीन भ्रंश जो कि प्रायद्वीपीय पठार पर हैं, दूसरा नियो फ्रैक्चर या नियो टेक्टोनिक फॉल्ट्स जो कि हिमालय क्षेत्र में हैं और पूर्वी भारत में हैं। आइए हम लोग सबसे प्राचीन फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स को देखते हैं। सबसे पुराना पर्वत अरावली है, इसलिए अरावली भूसन्नत के पूरब में ये है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ध्यान रखिएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट हिमालय में है, लेकिन ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली के पूरब में है, जिसमें से होकर आज चंबल नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब प्रवाहित होती है। और इसके बाद आपका यहाँ पर एक है नर्मदा फॉल्ट, जिसका विस्तार पूरब में अमरकंटक की पहाड़ियों से लेकर और पश्चिम में नर्मदा के मुहाने तक है। और नर्मदा फॉल्ट के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और नर्मदा फॉल्ट के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है। वह भी एक फॉल्ट के ऊपर, एक भ्रंश के ऊपर अपनी घाटी को विकसित की है। इस तरह से पहला ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, दूसरा नर्मदा फॉल्ट, तीसरा ताप्ती फॉल्ट और चौथा इसी पठार पर ही देखें महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है कोयना फॉल्ट और कुर्दवाड़ी फॉल्ट। कोयना नदी ने भी अपनी घाटी को कोयना भ्रंश के ऊपर ही विकसित किया है और उसी पर कोयना जलाशय है जो भूकंप से प्रभावित भी होता रहता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि इन्हीं फॉल्ट के ऊपर अगर नदियों ने अपनी घाटी विकसित किया है तो इंसान ने उन्हीं नदी की घाटियों में ही बांध भी बनाया है। और निश्चित रूप से यदि भारत में भूकंप भ्रंशों के सहारे आएंगे तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे उसके नदी के ऊपर बने हुए बांधों को। और इसी का परिणाम रहा है कोयना भ्रंश के सहारे आए भूकंप ने वहाँ जलाशय को नष्ट किया। और इसी तरह से हाल के वर्षों में कुर्दवाड़ी में भी भ्रंश के सहारे ही यहाँ पर भूकंप आए और यहाँ पर भी फॉल्ट है और इसमें भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। भारत के दक्षिण में ग्रेट मयूर फॉल्ट है जिसमें होकर कावेरी नदी बहती है और इसका भी कारण है कि जब यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर का अग्रभाग अर्थात अरावली तिब्बत से टकराया तब यहाँ पर एक टेंशनल बल हुआ जिसके कारण इस ग्रेट मयूर फॉल्ट के दक्षिण का भाग अर्थात कावेरी नदी के दक्षिण का भाग कुछ ऊपर उठ गया। यही कारण है कि केरला का तट या मालाबार तट उन्मज्जित है और कोंकण या महाराष्ट्र और गोवा का तट निमज्जित है। इस तरह से इसकी उत्पत्ति भी इस प्रायद्वीपीय पठार पर भूभौतिकी कारणों से हुई। अब आइए हम लोग देखते हैं पुराने फॉल्ट्स में ही एक है सोन भ्रंश। और सोन भ्रंश देख रहे होंगे कि सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से उत्तर पूरब की तरफ पटना तक फैला हुआ है। यहाँ पर भी एक फॉल्ट है और उस फॉल्ट में बहती है सोन नदी और उस फॉल्ट में ही सिंगरौली कोल फील्ड है, कोल डिपॉजिट है और
इसी के फलस्वरूप वहाँ सिंगरौली NTPC बनाया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में भी कई भ्रंश हैं। जैसे यहाँ पर एक है आपका दामोदर फॉल्ट। दामोदर भ्रंश दामोदर नदी के उद्गम स्थल से और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इसके मुहाने तक फैला हुआ है। इस फॉल्ट में बहती है दामोदर नदी और इसमें विभिन्न कोयला के क्षेत्र मिलते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो इत्यादि। इसी तरह से ये है आपकी महानदी। महानदी आज जिस भ्रंश में बहती है वह है महानदी फॉल्ट, और महानदी फॉल्ट में भी कोयले के निक्षेप हैं, जैसे तालचेर, धेन कैनाल। इसके बाद हम दक्षिण में देखते हैं, ये है गोदावरी नदी, जो नासिक से निकलकर फॉल्ट बनाती हुई और मुहाने पर आंध्र प्रदेश में मुहाने के पास समुद्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ भी एक गहरा सा भ्रंश है और इसमें कोयले की खानें हैं, जैसे रामागुंडम, और इसके मुहाने के पास तो गोदावरी और कृष्णा बेसिन है, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसमें कि पेट्रोलियम और गैस के निक्षेप मिलते हैं, भंडार की संभावना है। इसके दक्षिण में आने पर ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी फॉल्ट में बहती है और यहाँ पर एक भ्रंश में कोयले का निक्षेप है, सिंगरेनी। इस तरह से यह दोनों नदियाँ भ्रंशों के सहारे बहती हैं और उनमें भी कोयले का निक्षेप है। यहाँ एक आपसे अलग प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भाग में तो कोयले का निक्षेप मिलता है, लेकिन इनके निचले भाग में, लोअर पार्ट में, कोयले के स्थान पर पेट्रोलियम और गैस का निक्षेप मिलता है। क्यों? इसका सरल सा उत्तर आप दे सकते हैं कि यह तीनों, कोयला, गैस और पेट्रोलियम, निश्चित रूप से फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, और वनस्पतियों के नीचे दबने से ही यह जीवाश्म ईंधन बनते हैं। हाँ, अंतर पड़ता है तो दबाव में। यदि कम दबाव है तो कोयला बनेगा, उससे ज़्यादा दबाव है तो पेट्रोलियम, उससे भी ज़्यादा दबाव है तो गैस। इसलिए गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में कम दबाव पड़ा, फ्रैक्चर पतले थे, कम गहरे थे, कम दबाव के कारण कोयला। लेकिन जैसे जैसे पूरब बढ़ते हैं वहाँ पर पेट्रोलियम और गैस की प्रचुरता पाई जाती है। इस तरह ये रहा गोदावरी और कृष्णा नदियों के भ्रंश, नदियाँ और उसमें मिलने वाले कोयला, गैस और पेट्रोलियम। दक्षिण भारत में ये है आपका कावेरी फॉल्ट। इसको कर्नाटक में ग्रेट मयूर फॉल्ट कहा जाता है, लेकिन जब ये तमिलनाडु में आता है तब इसको कावेरी फॉल्ट कहते हैं। अर्थात यह ग्रेट मयूर और कावेरी फॉल्ट एक ही भ्रंश के कंटिन्यूअस हैं, और कावेरी भ्रंश में भी लिग्नाइट कोल फील्ड है, कोल डिपॉजिट है। ये रहा हमारे फॉल्ट का विवरण, जो कि प्रायद्वीपीय पठार पर हैं, क्यों बने, उनकी विशेषता क्या है, और उन्हीं में नदियाँ बहती हैं, उसमें कोयले का निक्षेप कैसा है, इसका विवरण आपने देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि नियोटेक्टोनिक फॉल्ट, नवविवर्तनीय भ्रंश कहाँ हैं। निश्चित रूप से जहाँ यह घटना हो रही होगी वह हिमालय पर्वत और पूर्वी हिमालय में मिलते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तर की चोटी, सबसे उत्तर की श्रेणी ग्रेटर हिमालय है, और ग्रेटर हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार और ग्रेटर हिमालय के बीच में एक लाइन है जिसको हिंज लाइन कहा जाता है। हिंज लाइन एक भ्रंश ही है जो कि तिब्बत के पठार और ग्रेटर हिमालय के बीच में है, और यह परिभाषित होती है कि दो संरचनात्मक पिंडों को अलग करने वाली रेखा हिंज रेखा
कहलाती है। निश्चित रूप से तिब्बत का पठार बहुत प्राचीन अंगारा लैंड की चट्टानों से बना हुआ है, जबकि ग्रेटर या बृहद हिमालय नवीनतम जलोढ़ या सेडिमेंट्री सैंडस्टोन रॉक का बना हुआ है। दोनों पेट्रोलॉजिकल रीजन को या दोनों अश्म क्षेत्रों को अलग करने वाली रेखा को हिंज लाइन कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय को अलग करती है और यह भी दो संरचनात्मक श्रेणियों को अलग करती है। यद्यपि ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय की संरचना में बहुत अधिक समयांतराल नहीं है जितना कि तिब्बत के पठार और ग्रेटर हिमालय में है। इस तरह से यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट विस्तृत है जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, लेकिन उसके बाद भी यह दक्षिण की तरफ मुड़ गई है क्योंकि हिमालय की श्रेणियाँ पूर्वांचल हिमालय में नामचा बरवा से दक्षिण मुड़ गई हैं। अब हम देखते हैं कि मिडिल हिमालय और उसके दक्षिण स्थित शिवालिक हिमालय के बीच में भी एक इस तरह से दोनों चट्टानों को, दोनों श्रेणियों को जियोलॉजिकली अलग करने वाली एक लाइन है मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT। मेन बाउंड्री थ्रस्ट को आप देख भी सकते हैं यदि आप देहरादून में जाएं सहस्त्रधारा फॉल्ट के पास, या आप देख सकते हैं इसको विशेष रूप से नैनीताल पहुंचने के पहले मनोरा ऑब्जर्वेटरी के किनारे से जब आप गुजरेंगे तो दाहिने तरफ लगता है कि किसी ने चूल्हे की राख फेंक दिया है और वह राख इस चीज़ का प्रमाण है कि वहाँ पर इस तरह से एक फॉल्ट लाइन है। चट्टानें रगड़ खाकर वहाँ पर राख जैसी दिखती हैं और इसके दक्षिण में आपका ये है शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय, जिसके दक्षिण में एक फॉल्ट डेवलप हो रहा है और इसको कहा जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट और दो फॉल्ट की तरह से पूरा शिवालिक के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व फैलकर फिर दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, क्योंकि इस सिंटैक्सिस में पूरा हिमालय रेंज, हिमालय की तीनों श्रेणियाँ नामचा बरवा के पास से दक्षिण मुड़ गई हैं और यह न्यू टेक्टोनिक है जिसके लक्षण तराई में सहारनपुर जिलों में देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर नव विवर्तन की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह से पूरे हिमालय में नए नए फॉल्ट या तो बन रहे हैं या तो वही विकसित हो रहे हैं, लेकिन इसका एक क्रम पूर्वी हिमालय में भी हम देख सकते हैं। जैसे एक हाफलांग थ्रस्ट या फॉल्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से जब नामचा बरवा के पास हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण मुड़ती हैं जो आगे चलकर अराकानियोमा कहलाती हैं, तो वहाँ के तीनों फॉल्ट को हाफलांग फॉल्ट कहते हैं। फिर दक्षिण में आने पर नागालैंड में इनको नागा थ्रस्ट या नागा फॉल्ट कहते हैं और यहीं ये समाप्त नहीं हो गई हैं, अपितु यह मणिपुर और मिजोरम तक कंटिन्यू करती हैं, लेकिन नागा फॉल्ट के नाम पर इनको जाना जाता है। हाल के जियोलॉजी में रिसर्चर्स अब इनके नए नए नाम दे रहे हैं और यही फॉल्ट दक्षिण में आगे बढ़कर प्लेट का मार्जिन बन जाता है जो कि अंडमान निकोबार से होकर दक्षिण सुमात्रा तक जाता है। नव फॉल्ट में यदि आप मालदा गैप को देखें तो यह भी जियोलॉजिकली एक सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर भी एक फॉल्ट डेवलप हो रहा है बारेन नारकोंडम से उत्तर ढाका के पश्चिम से होते हुए मालदा गैप और एवरेस्ट तक, अर्थात विवर्तनिकी दृष्टि से यह भी एक संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन नवीनतम रिसर्चेज यह बता रही हैं कि एक नया फॉल्ट भारत में डेवलप हो रहा है, यहाँ पर दिल्ली, हरिद्वार और हारसिल के सहारे। कभी भूकंप
या विवर्तन की घटनाएं भारत में DHH, दिल्ली, हरिद्वार, हाल से रिज के सहारे हो रही हैं, तो कभी भारत के पूर्वी भाग में यहाँ पर हो रही हैं, अंडमान निकोबार और एवरेस्ट के बीच में। अर्थात जैसे एक नाव का कभी एक किनारा नीचे जाता है दूसरा उठता है, कभी दूसरा ऊपर जाता है तो दूसरा उठता है, इस तरह से दोनों किनारों पर निश्चित रूप से भौगोलिक संवेदनशीलता बनी रहेगी, जिसको कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कभी भारत के पूर्व में भूकंप तो कभी पश्चिम में भूकंप। यह रहा भारतवर्ष में विभिन्न फॉल्ट्स, जिनको आपने दो कैटेगरी में बांटा, एक प्राचीन और एक नवीनतम। इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपने सीखा और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनका इम्पॉर्टेंस में इतने इम्पॉर्टेंस हैं, इनमें रिवर वैलीज डेवलप की हैं जिसको हम अभी डिस्कस किए, और उन्हीं रिवर वैलीज में कोल माइंस हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं, और उसी नदी के घाटी के किनारे किनारे गैलरिया वन हैं, क्योंकि नदी के वेट लैंड में और उसके वेट पेरिफेरी में निश्चित रूप से बड़े बड़े पेड़ होंगे, और नदी के दोनों बैंक के पेड़ ऊपर आकाश में जाकर आपस में मिल जाएंगे, नीचे एक गैलरी जैसा दृश्य होगा, गर्मी में भी ठंडी गैलरी, यदि आप बोटिंग कर रहे हैं तब, इस तरह से उसको गैलरी या फॉरेस्ट कहते हैं। और यहीं पर जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जैसे एक भ्रंश विकसित हुआ और उसमें वनस्पतियां चली गईं 1.5 से 3 किलोमीटर की गहराई तक, तो ऊपर से अवसादीकरण होगा ही, अवसाद के भार से वह वनस्पति या वृक्ष कोयला बन जाएगा। फिर उस नदी का जल कुछ न कुछ रिश्ता रहेगा, कोयले के निक्षेप तक जाएगा, और कोयला उतना नीचे 1.5 से 2 किलोमीटर के नीचे पर्याप्त गर्म होगा, क्योंकि नीचे जाने पर सतह के नीचे तापमान बढ़ता ही है, और उतने गर्म कोयला की चट्टानों में जब नदी का जल रिस कर जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ हीट बनेगी। उसी हीट को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, और आज जियोथर्मल एनर्जी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जा रही है, हिमालय में भी भ्रंशों के सहारे और प्रायद्वीपीय पठार पर भी भ्रंशों के सहारे। और सबसे ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी तो यहाँ पर जो आपका नर्मदा तापी ग्राबेन है यहाँ मिलती है। इस क्षेत्र को देख रहे होंगे तो यहाँ पर कई भ्रंश आकर आपस में मिलते हैं। जैसे एक चावल या बाजरे की ढूंढी पत्थर पर पटक दीजिए तो उसमें कई क्रैक बन जाते हैं, कई टुकड़े बन जाते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा चोट लगती है वो क्रैक वहीं से चारों तरफ डेवलप होते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो नर्मदा ताप्ती के मुहाने के पास यहाँ ग्राबेन बना है, ग्राबेन का मतलब हुआ कि कई रिफ्ट, कई हॉर्स्ट आकर वहाँ मिलते हैं, तो यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन उतना ही यह जियोलॉजिकली रिच है, या कह लीजिए कि कोयले के निक्षेप हैं। क्योंकि यहाँ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अगर है तो यहाँ पर साबरमती फॉल्ट भी है, यहाँ पर माही फॉल्ट है, नर्मदा फॉल्ट है, तापी फॉल्ट है और वेस्टर्न घाट फॉल्ट है। इस तरह से कई फॉल्ट अगर भारत में एक जगह मिलते हैं तो यहीं पर हैं, और यह बहुत ही संवेदनशील और संसाधन संपन्न और विकासशील क्षेत्र भी है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र का पश्चिम भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग विवर्तन की दृष्टि से भी संवेदनशील है, लेकिन यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। जल संसाधन पर्याप्त हैं, और जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं यहाँ मिलती हैं। इस तरह से ये रहा यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का। लेकिन यहीं पर हाइडल एनर्जी की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि जल विद्युत की संभावनाएं नदियों के किनारे ही हैं, और वह नदियाँ भ्रंशों के सहारे बहती हैं। इस तरह से यहाँ पर हाइडल, इस तरह से यदि भारतवर्ष का एक मैप ऐसा बनाएं जिसमें कि भ्रंश हों, फिर दूसरा मैप ट्रांसपेरेंट पेपर पर, पारदर्शक कागज़ पर ऐसा बनाएं जिसमें कि रिवर्स हों,
और दोनों को एक दूसरे पर रख दें तो अध्यारोपित हो जाएंगे। यह कार्य आप कर सकते हैं। फिर एक ऐसा मैप बनाएं जिसमें भारत के जल विद्युत परियोजनाओं के लोकेशन हो, उसको रखेंगे तो वह भी उसी पर अध्यारोपित हो जाएगा। तीनों एक ही बात कहेंगे। फिर इसमें यदि आप कोयले के निक्षेप का एक मैप बनाएं, वो भी उसी पर अध्यारोपित हो जाएगा। इस तरह से यदि आप सघन जंगलों की पेटी बनाएं तो भी उसी पर, अर्थात यह भ्रंश एक लंबे भौगोलिक और भौगोलिक समय का, परिस्थितियों का चित्रण करते हैं। और इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण भूगोल का टॉपिक है जिस पर कई अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे रिवर्स फ्लो एलॉन्ग फॉल्स। यदि आपसे कमीशन पूछे कि भारत की अधिकांश नदियां भ्रंशों के सहारे बहती हैं, तो निश्चित रूप से आप दो मैप बनाकर, चाहे एक पर ही चाहे दो अलग अलग मैप, और उसको दिखा सकते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कोल डिपॉजिट्स एलॉन्ग फॉल्स। भारत में अधिकांश कोयला का निक्षेप भ्रंशों के सहारे ही मिलता है। जैसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पर कोयले का अध्ययन किए। अब होमवर्क है कि आप भारत की नदियों का एक मैप बनाएं और कोयले को दर्शाएं, तो निश्चित रूप से यह पहेली और भी स्पष्ट हो जाएगी। और यदि हिमालय में भी फॉल्ट्स हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी कोयले का निक्षेप मिलेगा। जैसे जम्मू कश्मीर के विभिन्न ज़िलों में, जैसे जम्मू में ही जंगल गली, और पूर्वी भारत में यहाँ पर माकूम, अरुणाचल प्रदेश में कोयला क्षेत्र। इसी तरह से अगला प्रश्न बन सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी एलॉन्ग फॉल्ट्स। भारत में भ्रंशों के सहारे ही भूतापीय ऊर्जा मिलती है। हम आपके सामने भारत का एक मैप प्रस्तुत करेंगे जिसमें भूतापीय ऊर्जा का विवरण होगा, और निश्चित रूप से उस समय अगर आप भ्रंशों का मानचित्र याद करिएगा तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह से हाइडल एनर्जी एलॉन्ग फॉल्ट्स। यदि फॉल्ट्स के सहारे नदियां दिखा दिए तो बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं नदियों के सहारे ही हैं, और नदियों के सहारे हैं। ये तो खुशी की बात ही है, लेकिन दुख की बात भी तो है, क्योंकि यदि फॉल्ट के ऊपर नदियां हैं और नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं हैं तो भारत में भूकंप भी तो भ्रंशों के सहारे ही आएंगे, और जल विद्युत परियोजनाओं को एक खतरा तो होगा। इसीलिए जहां संपदाएं हैं वहीं पर आपदाएं भी हैं। और इसी तरह से आपका डेंस फॉरेस्ट एलॉन्ग फॉल्ट्स। नदियों के सहारे जल है, अर्थात वेटेड पेरीमीटर बहुत है, इसलिए वहाँ पर सघन जंगल भी मिलते हैं। और इको फ्रेंडली इको टूरिज़्म एलॉन्ग फॉल्ट। इन्हीं भ्रंशों के सहारे ही आज पारिस्थितिकी मैत्री पर्यटन का विकास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक स्मरण करने वाली चीज़ है कि जब भारतीय प्लेट आज भी उत्तर पूर्व जा रही है और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार हिमालय के नीचे बेनियाफ जोन में गलकर मैग्मा बन रहा है, और वह मैग्मा हिमालय या तिब्बत पठार को भेद कर ऊपर आने में असफल है, फलस्वरूप वह दक्षिण पश्चिम आ रहा है, तो इस भारतीय पठार के दक्षिण से गुजरते समय वह ऊपर की तरफ जरूर प्रेशर देता है। इसलिए भारत में इन्हीं भ्रंशों के सहारे भूकंप भी आते हैं। यह रही चर्चा फॉल्ट्स और फ्रैक्चर जोन भारत में, जिससे संबंधित कई व्यावहारिक प्रश्न बन सकते हैं और भविष्य में इनकी संभावना